हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, वो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। आदमी के पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको कभी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है। कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। ये सोच के चलते हैं ना कि अगर भी हम इससे डरेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि लोग मेरे को जानते हैं कि अच्छी पहचान बन गई है। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। नमस्कार, रूबरू टुडे के वीकली शो पल दो पल में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजू डागर। जैसा कि आप जानते हैं, हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी न किसी जानी मानी हस्ती से। हमारे आज के मेहमान बहुत ही स्पेशल हैं क्योंकि वो 1979 बैच के IAS ऑफिसर होने के साथ साथ बहुत ही संवेदनशील दिल भी रखते हैं। जी हाँ, हमारे आज के खास मेहमान हैं रविंदर जाखू और साहिल साहब, जो IAS तो है ही हैं और हरियाणा में फाइनेंशियल कमिश्नर के तौर पर अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, बट उसके साथ साथ मशहूर शायर और गजल गायकी में भी वो अपना हाथ आजमा चुके हैं। आइए रूबरू होते हैं साहिल साहब से। जाखू साहब, अभी तक तो हमने बात की कि आपने IAS का सफर किस तरह से कंप्लीट किया एंड देन आपने अपने काव्यात्मक जो वे था उसको भी दोबारा से ट्रैक पे आप लेके आए। तो यहीं पे हम बात करते हैं कि आपके वक्त में IAS बनने के लिए आप लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अगर सिचुएशन देखे जाए, इस न्यू जनरेशन की देखे जाए, तो इन्हें सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, 21वीं सदी का दौर है। तो इसमें मैं कंपैरिजन जरूर जानना चाहूँगी कि आपके टाइम की जो मेहनत है और इस मेहनत में कोई डिफरेंस है या मेहनत उतनी ही है, आज भी ये फील्ड उतना ही डिमांड करता है? देखो, मेहनत तो खैर तब भी बहुत थी, लेकिन मैं समझता हूँ आजकल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। कंपटीशन ज़्यादा, बहुत कंपटीशन, बहुत स्टिफ है। और उस ज़माने में मेरे साथ 1,33,000 कैंडिडेट्स थे और अब 5 लाख के करीब हैं और उससे ज़्यादा भी। और 5 लाख में से जैसे 1,33,000 में से हम 127 IAS बने थे और इस एलिमिनेशन प्रोसेस देखिए कितना, 1,33,000 में से 127 सिर्फ चुने गए थे, तो कितना टफ था। और 5 लाख से आ रहे। अब जबकि इंटरनेट है, फिर प्रिलिमिनरी का है, फिर और आ गए, एप्टीट्यूड टेस्ट आ गया और तरह तरह के नए सब्जेक्ट्स आ गए हैं और नॉलेज इतना वसी हो चुका है, तो बच्चे भी बहुत आजकल तैयारी के साथ आते हैं। तो अब तो नंबरों का 2-4 का ही फर्क पड़ता है, तो कोई जा सकता भी नहीं है। तो ये नहीं कि उस जमाने में कम था, पर मैं महसूस करता हूँ कि अब जो है ना टेस्ट एक बहुत ही स्टिफ और नेक टू नेक चलता है। बट जैसे टफ तो आपके टाइम में भी था, लेकिन आप मतलब आज तैयारी के लिए चीजें अवेलेबल हैं, आपके दौर में वो चीजें अवेलेबल नहीं थी। हाँ, उस चीज पे फोकस करना। हाँ, तो उसमें कह रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी जैसे मैंने अपनी कहानी सुनाई है कि मैंने तो कोई कोचिंग भी नहीं ली। उस जमाने में राव एकेडमी होती थी। राव तब से है ये? राव तब से, आज भी वो है, तो 50 से है, वो तो 50 से। लेकिन मैंने तो किसी राव से नहीं गया, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। मैं तो बैंक से निकला हूँ, जनता एक्सप्रेस में चढ़ा हूँ, लोकल बस में जाके दिया है और IAS बन गया हूँ, आज आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जी, तो अच्छा, जैसे अभी आपने इसका कंपटीशन पे भी आज मानते हैं आपकी आज भी उतना ही नेक टू नेक कंपटीशन है जैसा आपके दौर में होता था। हालांकि सुविधाएं आज के स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा है कंपेयर टू यू, तो IAS तो IAS ही है, इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस फील्ड का। तो अब वापस लौटते हैं और गुफ्तगू करते हैं आपकी शायरी के ऊपर। आपने नेशनल इंटरनेशनल बहुत से मुशायरों में आप पार्टिसिपेट करते रहे हैं, तो आपकी जो ये विधा है
इसको लोग किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि एक कवि के लिए ऑडियंस का होना बहुत जरूरी है और उनके अप्रिशिएशन का। तो जब आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो किस तरह से लोग आपको रिएक्ट करते हैं? बाहर के मुल्कों में तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। मैं लाहौर में गया हूँ, वहाँ जिमखाना क्लब में इंटरनेशनल मुशायरा था, और फिर उनका एक होता है मौसम बहार फेस्टिवल होता है, तो बसंत पंचमी के नज़दीक होता है, तो उसमें इंटरनेशनल मुशायरा था। और उसमें जो गज़लें आप सुनते हो ना, अहमद नज़ीम काज़मी और ये सारे अहमद फराज, ये सब लोग थे, उनके साथ एक वैसे भी कोई मुशायरे में जाना पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। दुबई में गया तो उसमें जावेद अख्तर, कैफी आज़मी, लोग बड़े बड़े पाकिस्तान के दिग्गज जॉन एलिया, पीरज़ादा कासिम, इस तरह के शायर थे। उनके साथ नेचुरली उनको सुन के, उनको पढ़ के आपको सीखने को भी मिलता है, और जो आपका एक्सप्रेशन है, कॉन्फिडेंस भी आता है। और जब कभी वो तारीफ करे तो आपको ऐसे ही लगता है कि उससे बड़ा इनाम कोई नहीं है। तो आपका कोई, जैसे अहमद नदीम काज़मी साहब थे, जब लाहौर किले में मुशायरा था, तो मैंने जैसे अपनी गज़ल पढ़ी तो बैठ गया, तो पीछे वो बैठे हुए थे, उनकी टांग खराब थी, तो एक पिलर के साथ ना टांग लंबी करके ना बैठे हुए, मैंने कॉल्ड मी, सेट बहुत अच्छा पढ़ते हो, अच्छा लिखते हो। तो उसने उन्होंने मेरी थपथपाई, तो वो मतलब उसका मज़ा अभी भी तक रहता है कि किसी का हाथ मेरे ऊपर है। मैं वैसे तो हिंदी का बेसिकली आदमी हूँ, और उर्दू जो है, और आपने सिविल सर्विस में अम्बाला रहते हुए सीखी थी जब आप कमिश्नर थे? वो सीखी थी, लेकिन उर्दू के बारे में मैं लाहौर रेडियो स्टेशन बहुत सुनते थे जलंधर में ना, तो उसमें ये जो सारी गुलाम अली, मेहदी हसन की गज़लें वगैरह ना बहुत सुनते थे। तो उस ज़माने में 60s के ज़माने में लोग उर्दू बोलते भी बहुत थे, क्योंकि पुराने बुजुर्ग जो सारे थे, हिंद समाचार पेपर छपता था, तो उर्दू में बड़ा मशहूर हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, ये लफ्ज़ जो होते थे ना, ये तो हर एक जो भी कोई फंक्शन होता था उसके बीच में ये चलते थे, क्योंकि हिंदी भी पढ़ रहे होते थे लेकिन बोलते इसी तरह के, और उसी में शेर व शायरी भी चलती थी। तो तब मैंने प्रकाश पंडित की जो हिंदी में लिखी है ना उर्दू शायरी, वो पढ़नी शुरू की, शायर को पढ़ा, गालिब को पढ़ा, तो उससे ये तक मीनिंग पता चलते रहते थे। बाकी उर्दू के लोग जानने वाले बहुत थे, तो उनसे तलफ़ुज़ जो है ना, प्रोनाउंसिएशन जो है, तो उनसे करेक्ट करवा लेता था मैं। तो ये फिर मैंने 90 में कुछ गज़ल लिखनी शुरू की। पहले मेरी किताब तो 87 में आ गई थी, 80 में आई थी, तो 90 के बाद मैंने फिर ये थोड़ा सा हिंदी में गज़ल लिखनी शुरू की। तो मुझे पता नहीं था, अभी इसमें भी काफ़ी टेक्निकल है, बीटर है, बैर है, वज़न होता है, और काफ़िया, रदीफ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो किस्मती मेरी अच्छी थी कि खुदकिस्मती से मेरे दोस्त हैं जो नकोदर के मित्र नकोदरी हैं, मेरा अजीज़ परिहार दोस्त है, वो भी अच्छा उर्दू का जानने वाला है, तो उसके साथ बैठ के फिर हमने ये मीटर के ऊपर हमने रिसर्च किया। पहले तो लिखते हैं, क्योंकि पहले तो लिख ही जाएगा ना, फिर उसको थोड़ा सा मीटर के हिसाब से प्लस माइनस कर लेते थे। तो फिर मैंने पहली जो गज़ल लिखी थी तो वो कुछ यूँ थी कि भीड़ है, शोर है, बावेला है, फिर भी हर आदमी अकेला है। ये लिखी मैंने, तो इसको फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। दूरदर्शन पे बहुत से कवि सम्मेलन में जाता था मैं, तो उसमें रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा था। कभी मुशायरों में जो होता था, कभी सम्मेलनों में इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता था। तो फिर धीरे धीरे और गज़लें लिखते रहे, नज़में भी लिखते रहे। फिर 94 में जब मैं DC बना तो वहाँ पर मैंने उर्दू सीखी। फिर एक साहब आते थे
मेरे जो उस्ताद हैं उर्दू के जनाब शफकत साहब गांव में रहते हैं, तो वो आ जाते थे, मुझे कायदा दे देते थे, तो एक क्लास 1 घंटे की मेरी लग जाती थी, तो थोड़ा बहुत उनसे सीखते रहते थे। कुछ मतलब थोड़ा सा वर्किंग नॉलेज मेरे पास था उर्दू का, इतनी वोकेबलरी थी कि मैं उसमें एक्सप्रेस कर सकता हूँ। उर्दू गज़ल की जो नुएंसेस हैं, जो उर्दू गज़ल की जो इडियम है इसका, और इसका बहर गज़ल जो बहुत ही टेक्निकल है। गज़ल का जो मानी है, जो मतलब है, गज़ल का मतलब होता है कि आप अपनी माशूक से जो बात करते हैं उसको गज़ल कहते हैं। जो डायलॉग विद योर बिलवड, गुफ्तगू होती है, उसको कहते हैं। और ये वैसे भी अरबी फारसी का हिसाब है, इसमें सारा उधर से ही यही है। तो फारसी में इसमें इसकी बहरें हैं। तो पुराने ज़माने में जो लोग होते थे ना, जो शायर थे, वो बादशाहों की शान में कसीदे पढ़ते थे, इसको कह सकते हैं कि तारीफ में कुछ करते थे। तो उसी जो कसीदा लिखते थे, उसी में एक पैराग्राफ होता था, एक बंद कह सकते हैं, कि जिसमें शायर लिबर्टी ले लेता था, उसे डीलिंग कर जाता था, उसमें कुछ भी कह सकता था। तो उसको तशदीद कहते थे, टुकड़ा था उसका, और यही टुकड़ा होकर के गज़ल की शक्ल में आ गया। यहाँ से गज़ल निकला, मतलब वो जो अपने मन के भाव, उससे वो निकल के इसमें गज़ल की शक्ल में आ गया बीच में। तो फिर गज़ल का थोड़ा सा, गज़ल तो वही होती है ना जो गाई जा सकती है, आपको पता है। और गज़ल में एक लफ्ज़ भी इधर उधर नहीं कर सकते, और एक लफ्ज़ फालतू नहीं होता है इसमें, क्योंकि अगर उसमें आप मीटर के हिसाब से लफ्ज़ भर दोगे तो वो तो फिर बात नहीं रहेगी ना। गज़ल जो उसका पहला मिसरा रहता है, जो पहली लाइन होती है, तो उसमें और प्रोज में ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि अगर प्रोज में कम लफ्ज़ों में कह सकते हैं तो शायरी में तो उससे भी कम में कहना चाहिए आपको, तो फिर तभी कम है ना। और इसको जो टेस्ट करने के लिए यही होता है कि अगर दोनों में सिमिलैरिटी है और कोई भी लफ्ज़ इधर उधर नहीं निकल सकता, एक निकलेगा तो उसका लाइन ख़त्म हो जाती है, मिसरा नहीं रहता। कोई शेर आप ले लीजिए, गालिब का ले लीजिए, इश्क नहीं इतना आसान समझ लीजिए, तो अगर आप प्रोज में भी कहें तो भी कहना तो इश्क नहीं इतना आसान समझ लीजिए, आसान नहीं समझ लीजिए, वही है ना। लेकिन इश्क नहीं इतना आसान, अब इतना कट दोगे तो फिर सेंस खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब एक एक लफ्ज़ इसमें भरा हुआ है, और इसमें गायकी का पुट है, और गज़ल गाई जा सकती है। इसलिए कोई भी गज़ल उठा लो, उसमें बदलाव नहीं होता, जैसे लिखी गई है वैसी गा रही है, क्योंकि उसमें गायकी का पुट ऑलरेडी है। तो आपका ये जो एक जजीरा धूप का, ये सब गज़लें उसमें कंपाइल है या आपके जो समय से संवाद है? समय से संवाद में तो समकालीन कविताएं हैं जो कि सामाजिक उनको उसके अभिव्यक्त कर रही हैं। और एक जजीरा धूप का इसमें है गज़लें, उर्दू की है, और उसका देवनागरी वर्जन भी छपा है, तो उसमें कुछ नज़में भी हैं, ज़्यादातर गज़लें हैं उसमें। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान रविंद्र जाखू जी, जिन्होंने बड़े ही खुले दिल से अपने सक्सेस स्टोरी, जो एक जर्नी थी, जो एक सफलता का सफ़र था, जो पहले दिन से लेकर आज जिस मुकाम पर वो आगे बढ़ रहे हैं, हमारे दर्शकों के साथ उन्होंने शेयर किया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको ज़मीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको ज़मीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, वैसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, वो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। आदमी के पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको कभी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है। कि ये कांग्रेस पार्टी है, ये ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है।
ये उनकी सोच है, जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। ये सोच पे चलते हैं ना कि अगर भी हम इससे डरेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में। इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि लोग मेरे को जानते हैं कि अच्छी पहचान बन गई है। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से।